जैसा कि अभी तक हमने जाना सर्वोच्च न्यायालय की संरचना कैसे होती है, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में जाना, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय से क्या अभिप्राय है ना, और सभी प्रकार के न्यायालयों की संरचना के बारे में अभी तक हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है और भारत में किस तरीके की परंपरा रही है इनकी नियुक्ति करने में। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बनी आई है। वो ये परंपरा बनी आई है कि जो भी न्यायाधीश होगा, ठीक है, यानी कि जितने अन्य न्यायाधीश होंगे उनमें से जो सीनियर न्यायाधीश होगा, सबसे ज़्यादा सीनियर होगा, ठीक है, जिसकी उम्र सबसे अधिक होगी, उन्हीं की नियुक्ति की जाएगी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठतम, सबसे अधिक आयु का न्यायाधीश होगा, है ना, उसकी मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा गया है। कितनी बार तोड़ा गया है? 2 बार। एक तो 1973 में और दूसरा 1975 में। 2 बार इस परंपरा को तोड़ा गया है कि जिस व्यक्ति का नंबर होना चाहिए, जो सीनियर थे, मोस्ट सीनियर जज था, उनकी जगह पर उनसे नीचे वाले जज को क्या बना दिया गया था? मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। आगे देखो तो कब कैसे कैसे हुआ। इस परंपरा को 2 बार तोड़ा गया। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर जो चौथे नंबर पर थे, उनका क्या नाम क्या था? न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, दूसरा 1975 में, कब की बात है? 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना, क्या नाम था? न्यायमूर्ति H.R. खन्ना की जगह पर, के स्थान पर न्यायमूर्ति M.H. बेग को नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि जो परंपरा पहले से चली हुई आ रही थी, उस परंपरा को यहाँ पर तोड़ा गया नियुक्ति के लिए। आगे क्या हुआ? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। ठीक है, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश चुन लिया गया, और जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा कुछ न्यायाधीश होंगे, ठीक है, पूरी एक टीम बनती है। उसके अलावा वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी भी नियुक्ति करनी होती है। तो इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति है, वो जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश है, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। अच्छा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर कोई काम करता है ना, तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की भी सलाह लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर और वरिष्ठ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्लियर है? समझ में आ गया? यहाँ पर हम यह भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर मंत्रिपरिषद का हस्तक्षेप है राष्ट्रपति को सलाह देने में और मुख्य न्यायाधीश के न्यायाधीशों की नियुक्ति में या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में, तो इससे हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो संसद है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रियों का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप दिखाई देता है। 1982 से 1999 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। ठीक है, आगे क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। अब क्या हुआ, जब ये प्रॉब्लम देख रहे थे बार बार ये वाली, ठीक है, तो क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की जिसके अनुसार
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 और वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह पर कुछ नाम प्रस्तावित किए जाएंगे और उसमें से ही क्या होगा, उसमें से ही राष्ट्रपति सदस्यों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, उसमें से ही जो राष्ट्रपति है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि एक नई प्रथा चलाई गई, नई व्यवस्था बनाई गई। उस व्यवस्था के तहत मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश मिलकर कुछ न्यायाधीशों के नाम देंगे। ठीक है, और उन्हीं नामों में से राष्ट्रपति कुछ नामों को चुनेगा। समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है, इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित हुआ। सामूहिकता का सिद्धांत मतलब इसमें और भी लोगों की भागीदारी शुरू हो गई। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह का अधिक प्रभाव है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ और दिखाई देती है कि अब जो नियुक्तियाँ हो रही हैं, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका प्रभाव अधिक दिखाई देता है। क्योंकि अब क्या हो गया है, जिनका नाम वो सेलेक्ट करेंगे, चुनाव उसी में से जाना है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं कर सकता है, किसी बाहर के नाम के व्यक्ति को चुन ले। ठीक है, तो जो 5 व्यक्ति होते हैं, मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर जो नाम देंगे उन्हीं की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? न्यायाधीशों को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है ना? तो जो भारत के अंदर न्यायाधीश हैं, ठीक है, यानी कि हमारे जो जज हैं, न्यायाधीश, चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद आपका इस तरीके के जो बड़े बड़े पद हैं इनको हटाना आसान प्रक्रिया नहीं रखी गई है। क्यों नहीं रखी गई है आसान प्रक्रिया? ताकि ये बहुत बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं, ठीक है, उच्च पद हैं, इसलिए इनको हटाने की प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा कठिन रखी गई है, ताकि कोई भी इन व्यक्तियों को आसानी से ना हटा सके। ठीक है, कि मान लो न्यायाधीश कोई किसी बड़े व्यक्ति को क्या करने वाला है, सज़ा देने वाला है ना? अब वो क्या करेंगे, है ना, सिस्टम में बैठे हुए लोगों के साथ मिलकर क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, उस न्यायाधीश का तबादला कर देंगे या फिर उसको उसके पद से ही हटा देंगे कुछ आरोप लगाकर। ठीक है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या किया गया, थोड़ा कठिन बनाया गया है ताकि आसानी से इनको ना हटाया जा सके और न्यायाधीश भी स्वतंत्र रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना काफ़ी कठिन है ना? अपराध साबित होने की स्थिति में उन्हें पद से हटाया जा सकता है, लेकिन पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ना वो बहुत कठिन है। उसके लिए एक महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कौन सी प्रक्रिया शुरू की जाती है? महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अब ये महाभियोग क्या होता है, इसके लिए मैं अलग से एक टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा, महाभियोग का टॉपिक अलग से पढ़ाऊँगा। अभी ये जान लो कि महाभियोग की प्रक्रिया होती है, और ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है या तो ये लोकसभा में आती है या फिर ये राज्यसभा में आती है। ठीक है, लोकसभा में 100 सदस्य, कितने सदस्य? 100 सदस्य अपना प्रस्ताव रखते हैं किसके पास? लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके पास। और राज्यसभा के अंदर जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, है ना, यानी कि उपराष्ट्रपति, उनके पास प्रस्ताव रखते हैं। उसमें कितने सदस्य होते हैं? 50 सदस्य होते हैं, है ना। अगर ये 100 सदस्य लोकसभा में या फिर 50 सदस्य राज्यसभा में हस्ताक्षर करके अगर ये लोकसभा के स्पीकर या फिर राज्यसभा के सभापति के पास दे देते हैं, अगर किसी भी एक सदन में, ठीक है, तो उस न्यायाधीश के लिए जांच शुरू हो जाती है। उसके लिए समिति बनाई जाती है। ये सारी चीज़ डिटेल में मैं तुम्हें इस टॉपिक का पढ़ाऊंगा। तो इतना समझ गए तुम, ये प्रक्रिया कहाँ आती है, महाभियोग की प्रक्रिया? लोकसभा या फिर राज्यसभा में। ठीक है, जब तक संसद के सदस्यों में आपसी सहमति ना हो तब तक किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, समिति बनेगी, समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, रिपोर्ट पेश करने के बाद
संसद के सभी सदस्य, कितने, सभी सदस्य अगर उसके प्रति वोट कर देते हैं, उस न्यायाधीश के खिलाफ वोट कर देते हैं रिपोर्ट पढ़ने के बाद, तो उस न्यायाधीश को पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, जहां उनकी नियुक्तियों में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, नियुक्ति में किसकी भूमिका, कार्यपालिका की, है ना, जिसमें मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद अस्थायी कार्यपालिका होता है, मैंने बताया तुम्हें पहले समझा रखा है। ठीक है, तो कार्यपालिका की भूमिका होती है ना, तो वहीं इनको हटाने में किसकी भूमिका है, पूरी संसद की भूमिका है, किसकी, पूरी संसद की। संसद के सभी सदस्य जब उस व्यक्ति के प्रति खिलाफ वोट करेंगे तभी उसको पद से हटाया जा सकता है रिपोर्ट पेश होने के बाद। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बची रहती है और वह शक्ति संतुलन भी बना रहता है, और साथ साथ न्यायाधीश जो हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं, उसमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं होता है, किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, अब हम अगला विषय पढ़ेंगे, हटा दो यार बाद में